अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आज हम बात करेंगे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की, जिसका क्याम पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद ही 1952 में अमल में आया। और ये वाहिद गवर्नमेंट इदारा था जो लोगों को घर बनाने के लिए और घर ख़रीदने के लिए आसान इंस्टॉलमेंट पे कर्जा फराहम करता था। यकीनन अगर पाकिस्तान के इब्तदाई साल देखे जाएं तो HBFC का बहुत बड़ा रोल है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं लोअर मिडिल क्लास के लोगों की, तो उनको कर्जा जात फराहम करने के लिए। लेकिन फिर बहरहाल जो हमारे माजी में हुकूमतें जो हैं वो आती रहीं, तो उनकी जो हाउसिंग पॉलिसी थी वो मुख्तलिफ रहीं। फिर एक जो रिवायती सरकारी इदारों में हमेशा से रुझान हावी रहा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी का जो लोन है वो हासिल करने में लोगों को काफ़ी दुश्वारियां पेश आने लगीं। लेकिन अब HBFC का एक नया फेस हमारे सामने आया है, और वो नया फेस क्या है, इसके लिए मैंने जहमत दी है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फैसल मुराद साहब, ग्रुप हेड बिजनेस एंड ऑपरेशंस HBFC। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बैंकिंग और फाइनेंस इनका 2 दहाइयों से इसमें वसी जो है एक्सपीरियंस है, और हमारे आज के प्रोग्राम के लिए इनसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत कोई नहीं हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया फैसल साहब कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला, और HBFC के हवाले से जो भी हमारे जहनों में सवालात हैं हमारे नाजरीन के, उसके जवाबात देने के लिए आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन फैसल साहब, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि HBFC की कितनी ब्रांचेस हैं, कौन सा हेड ऑफिस है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका क्या रोल है, उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक छोटी सी रिपोर्ट है वो हम देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और आपसे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैंने करने। तो चलें नाज़रीन, सबसे पहले एक रिपोर्ट HBFC के हवाले से देखते हैं और फिर हम फैसल साहब से मज़ीद बात करते हैं। 1952 से आज तक कॉरपोरेशन से कंपनी तक के तवील सफर में HBFC बनाता आ रहा है बेशुमार पाकिस्तानियों के लिए अपने घर के ख्वाब को एक जीती जागती हकीकत। जज्बा वही है पर अज़्म है नया। हमारा अज़्म है पाकिस्तान के अवाम को अपने जाती घर का मालिक बनाने का, पाकिस्तान के हर फर्द को अपनी छत मुहैया करने का। अब चाहे अपना घर खरीदने के लिए कर्जा दरकार हो या हो जरूरत अपना घर तामीर करने के लिए सरमाए की, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता कीजिए या हमारे टोल फ्री नंबर 0800-423-25 पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hbfc.com.pk। जी, अपना घर सबसे बढ़कर बहुत अच्छी मुझे तो रिपोर्ट लगी, और इसमें बहुत सारे सवालात के जवाब इसी रिपोर्ट में हमें मिल गए। यहाँ पे बात करूँगी फैसल साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा HBFC के बारे में बताइए। मैं तो काफ़ी रिसर्च की पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे नाजरीन जानना चाहेंगे कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं और कितनी ब्रांचेस हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है, हेड ऑफिस कहाँ है, ये आप पहले बताइएगा। शुक्रिया मानूर। जैसे आपने अभी तारुफ में बताया जी, HBFC वॉज फॉर्म वे बैक इन 1952 और अब तकरीबन 7 दहाइयों से हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और उनको मकान बनाने के लिए और मकान ख़रीदने के लिए बहुत ही आसान और इजी वे से उनको हम केटर कर रहे हैं। HBFC की इस वक्त प्रेजेंस जो है वो तकरीबन 48 शहरों में हमारी प्रेजेंस है, फ़िज़िकल प्रेजेंस है। इसके अलावा हमारा हेड ऑफिस कराची में है, और हमारी जो जैसे आपने बताया इट्स ए पब्लिक सेक्टर एंटिटी, और हमारी 91% शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक के पास है और बकाया 9% के करीब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। तो ये बेसिकली HBFC का ब्रीफ सा तारुफ है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी, ये फॉर्म है आपका मेरे पास इस वक्त ना फैसल साहब, ये तकरीबन कोई 15 इसके पेजेस हैं, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। तो इसमें आपसे सवाल करूँगी, क्या जब ये फॉर्म हमारे पास आता है, हम आपसे लेते हैं, तो इसमें कोई हेल्प आप लोगों की तरफ से मिलती है या कोई लॉयर होता है कि इसे किस तरह फिल करना है, या आप समझते हैं कि इजीली हर कोई इसे फिल कर सकता है? जी अच्छा मानूर, आपने इस फॉर्म का हवाला दिया, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं, जब आप किसी भी इदारे से फाइनेंसिंग फैसिलिटी चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो ली जाती है। दो इस फॉर्म के नंबर ऑफ़ पेजेस शायद आपने बताया ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हर वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है जो हमें ज़रूरत होती है
टू प्रोसेस एनी लोन। और उसमें हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये सारी डिटेल्स हम डे 1 को ले लें कस्टमर से, ताकि उसका टाइम भी बचता है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम बिट्स एंड पीसेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर बारहा हमें कस्टमर से दोबारा रब्ता करना पड़ता है। सही। तो इस पर हर वो चीज़ ले ली जाती है। बाकी रहा इसको फिल करने का तरीका, तो ये तो एक स्टेप 2 है। HBFC में अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है, और जैसे पूरी दुनिया तेज़ी से ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और इन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रही है, तो ये तो एक बहुत आगे का स्टेप है। हम सिर्फ अपने तमाम पोटेंशियल कस्टमर्स को इस चीज़ तक के बारे में बताते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें www.hbfc.com.pk। वहाँ पर एक लोन इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, लोन इंक्वायरी फॉर्म है। आप उस फॉर्म को फिल करें, जिसमें इससे बहुत ही चीदा इन्फॉर्मेशन है, और प्रॉब्ली वो 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप उस इन्फॉर्मेशन को फीड इन कर दें। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आप फीड इन करके क्लिक का बटन दबाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी कंसर्न ब्रांच तक पहुंच जाती है, जहां आपने अपना इंटरेस्ट शो किया है अपना मकान ख़रीदने या बनाने के लिए। उसके बाद देन इट इज़ अप टू HBFC की टीम विद इन नो टाइम, हमने आइडियली उसका टैग 24 आवर्स रखा है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस कस्टमर से रब्ता किया जाता है, और उसकी रब्ता करके उसकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं, और जो उसको इन्फॉर्मेशन दरकार होती है वो हम उनसे शेयर करते हैं। और उसके बाद जब कस्टमर का माइंडसेट बन जाता है कि जी ठीक है, वो इन टर्म्स के ऊपर एग्री, और हमें भी लगता है कि जी उसने जो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर दी है वो हमारी पॉलिसी पैरामीटर्स के हिसाब से, उसके बाद फिर हम इंगेजमेंट शुरू करते हैं। और इंगेजमेंट में यही है कि फिर कस्टमर को हम कुछ बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस मकान की ख़रीद या बनाने के हवाले से, तो उसके लिए फिर हम उसको ब्रांच में बुलाते हैं, और उसके बाद फिर 1 गो में हमारी कोशिश होती है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए। और वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम कस्टमर से थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और फिर वो इंटरनल की हमारी वर्किंग होती है, जिसके बाद हम उस लोन के स्टेटस को उन तक कम्युनिकेट करते हैं। सही। अच्छा फैसल साहब, आपने जिस प्रोसेस के थ्रू बताया, और बहुत ही मुझे तो बहुत इजी लगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूँगी छोटा सा, कि ये अब क्योंकि डिजिटल हो गया है सारा कुछ, और ऑनलाइन के थ्रू आपने कहा कि आप अप्लाई करेंगे, और फिर आगे के प्रोसेस, क्या आगे के प्रोसेस के बाद फिर ये वाला फॉर्म उस वक्त भी यही दरकार होगा, यही तमाम प्रोसेस स्टेप हैं इस फॉर्म में काफ़ी ना? आज की तारीख में तो यस, ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी हम कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस देते हैं। कस्टमर से ये जब वो हमारी ब्रांच में फाइनल विजिट के लिए आता है, जब वो हम उसका केस रजिस्टर करते हैं, तो उस वक्त हमारा ब्रांच का स्टाफ उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके इसको पुर करता है, और वो करने के बाद कस्टमर से शेयर किया जाता है, ताकि वो एक दफ़ा पढ़ ले कि जो इन्फॉर्मेशन उसने बयान की है वही इस फॉर्म में है। उसके करने के बाद हम उससे साइन ऑफ लेते हैं। तो आज तो ये हो रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह आप देखिएगा इन वेरी नियर फ्यूचर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इस पूरे प्रोसेस को भी डिजिटाइज कर दें, ताकि कस्टमर अपने घर में, अपने ऑफिस की में बैठ के उस कन्वीनियंस के साथ इस पूरे फॉर्म को भी फिल कर ले, और उसको फिर देन एंड देर हम एटलीस्ट एक प्रायर अप्रूवल के हवाले से उस तक ये बात दे दें कि जी आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है और जितनी लोन आप लेना चाह रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मगर ऑनलाइन जाना इतना आसान हर एक के लिए नहीं है। बिल्कुल जी मानूर, ऐसा ही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ सेलुलर फ़ोन्स के और स्मार्टफोन्स के स्टैटिस्टिक्स डाटा भी आते रहते हैं, उससे हमें आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान में किस तेज़ी से लोग इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने भी अपनी तैयारी की है, तो जैसे मैंने बताया कि ये पैरेलल में भी अवेलेबल होगा, ताकि अगर कोई इंडिविजुअल उस प्रोसेस के इतना नाफहम है, गैर फहम है, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी कि वो चाहे तो फिजिकली भी इसको करवा सकता है। लेकिन ये कन्वीनियंस हम ज़रूर देंगे, और पर्पस भी ये है कि जी हम जितना कन्वीनियंट बना सकें, और जो लोग फिर भी चाहते हैं कि जी पूरी चीज़ को फिजिकली करें, तो उनके लिए तो ये एवेन्यू अवेलेबल होगा, बट एज ए लास्ट रिजॉर्ट पहली कोशिश यही होगी कि जी इसको डिजिटल मोड के थ्रू ही हम अपने साहब, अगर मैं इसी चीज़ को फॉलो करूं कि आपने कहा कि जब मैं फॉर्म फिल करती हूं ऑनलाइन जाकर, और उस पर फिर मुझे जो मतलूबा मेरी लोन लेने की अमाउंट है मैं उसको उसमें फिल करती हूं, और अगर मुझे फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ रुपए चाहिए घर बनाने के लिए अपने, तो क्या किस शराइत पे फाइनेंस मुझे मिलेगा? जी, हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि जी हम जिसको भी लोन देने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर क्रेडिट स्क्रूटनी हो, उसकी इनकम की स्टेबिलिटी का हमें आइडिया हो, और तीसरा ये कि उसकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या वो ऐसी तो नहीं है कि वो हमारा लोन लेने के बाद शायद इनमें से किसी एक के अंदर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो ये सारी चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं। बाकी शराइत तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं।
आज की तारीख में अगर देखें तो माशाल्लाह से जो इस करंट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जिसके अंदर सब्सिडाइज फाइनेंसिंग हो रही है। दैट मीन्स कि एक कस्टमर को जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम चार्ज किया जा रहा है और बाकी जो वो है वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में मौजूद और मुनासिब हो जाता है किसी कस्टमर के लिए कि उसकी अफोर्डेबिलिटी बेहतर हो जाती है और जो भी वो फाइनेंसिंग चाह रहा है वो बहुत ही आसान और सहल तरीके से हासिल कर सकता है। सही। अच्छा फैसल साहब, अभी मैं आपसे मज़ीद भी सवाल करूंगी इस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी अभी क्लियर नहीं हो सकी इस मामले में, तो हमारे जो नाज़रीन है हो सकता है कि वो भी अभी थोड़ा से आपसे और जानना चाहते हैं। तो उन्हीं के बेस पे मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक में ही फैसल साहब से मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली हैं, लेकिन वो मैंने तो ली हैं, आपको भी ज़रूर देते हैं। और बात करते हैं फैसल साहब से कि भाई फैसल साहब, अभी मैं आपसे पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि भाई मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमारे नाजरीन भी ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई फेक हाउसिंग स्कीम चल रही है, हमें तो नहीं पता, हम तो ज़ाहिर बात है ऐड देखा और प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, तो हमें होता है हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए अगर मुझे लोन चाहिए और मैं आपके पास अप्लाई करती हूँ, क्या आपको ऐसी सूरत में वो जो फेक अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं कुछ आप लोगों को पता चल जाए अगर, या अगर नहीं पता चलता तो उस सूरत में भी लोन जो है वो दे दिया जाता है, और फिर क्या सिचुएशन होती है? क्या ऐसा कभी हुआ है? जी मानूर, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि तमाम नाजरीन को इस चीज़ का बताया जाए। ये बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इस किस्म की हाउसिंग स्कीम ज़रूर हैं जिनके पास फॉर्मल अप्रूवल्स नहीं हैं या वो किसी लेजिटिमेट अथॉरिटी के तहत अपने आप को नहीं एडवर्टाइज़ करें। तो उस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि HBFC का हमेशा से ये खासा रहा है कि ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको HBFC जब उसमें कोई भी इंडिविजुअल फाइनेंसिंग के लिए अप्रोच करता है तो हम उस प्रोजेक्ट का पहले प्रायर अप्रूवल देते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा तो हम ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल को असेस करेंगे और उसमें फाइनेंसिंग एक्सटेंड कर देंगे। हम पहले उस प्रोजेक्ट को असेस करते हैं कि जी इनके टाइटल क्लियर हैं, इनके पास रिक्विजिट अप्रूवल्स हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या होने जा रही है वो एज़ पर अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और बाकी चीज़ों के हिसाब से होगी। तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम अपने कस्टमर का इंटरेस्ट पहले सिक्योर करते हैं और उसके बाद जब हमें ये इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि जी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑन ग्राउंड ठीक है, इसके अप्रूवल्स इंटैक्ट हैं और किसी किस्म की भी कोई भी वायलेशन नहीं है, तो उसके बाद ही हम फाइनेंसिंग करते हैं। ये तो एक एलिमेंट हो गया जो HBFC ऑलरेडी कर रहा है। सही। सेकंड चीज़ ये है कि जी इसमें गवर्नमेंट ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट का जिक्र करूँगा। वहाँ पे उन्होंने एक बाकायदा पोर्टल क्रिएट किया है स्टेट बैंक के ताउन के साथ, जिसमें उस पोर्टल के थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी जो कस्टमर लेना चाह रहा है या उस हवाले से तो उसकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस और बाकी चीज़ें की जाती हैं। ये अभी आज से कुछ माह पहले शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसको देखा देखी बाकी सूबे भी फॉलो करेंगे और इस पोर्टल के आने के बाद तो बैंकों के लिए भी और कस्टमर के लिए भी बहुत और ज़्यादा सहूलत हो जाएगी कि वो एट दी क्लिक ऑफ अ बटन इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे कि जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे किसी किस्म की कोई गैर कानूनी या कोई अगेंस्ट दी लॉ चीज़ें तो नहीं है, जेन्युइन है। जी जेन्युइन है। तो इस हवाले से ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। HBFC ऑलरेडी केटर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रायर अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको पैटर्नाइज किया जा रहा है। जी लेकिन यहाँ मैं बात करूँगी कि इंडिविजुअली मैं काम कर रही हूँ तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस क्या देखते हैं कि क्या वाकई ये जेन्युइन जो है लोन लिया जा रहा है या नहीं? जी मानूर, इसमें ये होता है जब आप एज एन इंडिविजुअल किसी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी के लिए भी हमें अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस हम पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट यहाँ तक तो प्रोजेक्ट को देखा जाता है जी, और इंडिविजुअल केस में उस मकान या वो प्लॉट जिस पे कंस्ट्रक्शन की जानी है उसके डॉक्यूमेंट को हम थॉरोली वेरीफाई करवाते हैं और जो भी हमारी कंसर्न अप्रूविंग अथॉरिटीज़ है वहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन होती है और इसमें आई मस्ट से जी हमारी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती हैं
और कोशिश ये होती है कि कस्टमर को ये सारी चीज़ें ना उनकी कंफर्ट के हिसाब से करवा के दी जाएँ। इसमें जहाँ पे हमें एक्सटर्नल एंटिटीज़ की इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है, लाइक कोई लॉयर को इंगेज करना है जो इन प्रॉपर्टीज़ के मामले में दस्तरस रखते हैं, तो उनको भी हम इंगेज करते हैं। और एटलीस्ट कस्टमर को ये कंफर्ट होता है कि क्योंकि ये HBFC के पैनल पे हैं तो हम हर एंगल से उनको ऑलरेडी असेस किया होता है, और उसके बाद वो यही प्रोसेस जो हम प्रोजेक्ट के लिए करते हैं वो हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए भी फॉलो करते हैं। क्या ज़रूरी है कि आप किसी लॉयर के थ्रू ही आएँ या किसी HBFC के अपने कोई लॉयर्स हैं जिनको आप उनको हेल्पफुल होंगे उनके लिए? जी मानूर, देखिए लॉयर की इन्वॉल्वमेंट तो होती है, हर ट्रांजैक्शन में मोर और लेस होती है, लेकिन HBFC की ख्वाहिश तो यही होती है कि हम ऐसे लॉयर्स के साथ काम करें जिनकी ड्यू डिलिजेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम कस्टमर्स को ज़रूर अपना पैनल भी शेयर कर दें, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन की हद तक कि जब वो उस चीज़ की वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है और उसके बाद जब अल्टीमेटली रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांजैक्शन होती है तो वहाँ पे हमें लॉयर की ज़रूरत होती है। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो अपनी कंफर्ट के लॉयर के साथ ये ट्रांजैक्शन करना चाहे तो हमारे यहाँ कोई ख़ास बात नहीं। हाँ, ये इंश्योर करना होता है कि जी वो लॉयर उसकी एक स्टैंडिंग हो और एक्टिवली वो काम कर रहा हो और उसको प्रॉपर्टी की चीज़ों के ऊपर दस्तरस होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही अभी करने लगी थी कि अगर हम खुद चाहें कि मुझे अपने उस पर एतमाद है अपने लॉयर पे, मैं उसी को लेके आना चाहती हूँ, तो फिर HBFC जो है उससे फैसिलिटेट करता है उसी तरीके से जिस तरह से आपके अपने लॉयर्स हैं? बिल्कुल जी करते हैं। उसमें कुछ चीज़ों में ज़ाहिर है हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जी ये हमारी कंपनी के पैनल वाले लॉयर करें, क्योंकि इसमें जब एक दफ़ा डिसबर्समेंट हो जाती है, लोन बुक हो जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी कार्रवाई होती है जो उसके बाद भी शुरू होती है, जिसमें जैसे अगर आपके 20 से 25 साल का, सॉरी आपकी मैंने बात को कट किया, 20 से 25 साल चलना है तो उस वक्त तक आपका लॉयर ही उसको देखता रहेगा? नहीं, नॉट एट ऑल जी। देखिए ये जो लॉयर की इन्वॉल्वमेंट होती है ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड होती है, तो ऐसा कतई नहीं है कि जी अगर आपने 20 साल का लोन लिया है तो 20 साल तक लॉयर तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि लॉयर तो उस वक्त तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उस वेरिफिकेशन होने के बाद वो डील थ्रू होती है, ट्रांजैक्शन होती है, और ट्रांजैक्शन होने के कुछ अरसे बाद वो कागजात को वापस लिया जाता है उस रेवेन्यू ऑफिस से या जो भी अथॉरिटीज़ हैं। लॉयर की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस हद तक होती है। द मोमेंट दिस इज ओवर, उसके बाद लॉयर की कोई इंगेजमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद दैट इज बिटवीन द कस्टमर एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब मैं फॉर्म पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते, उसमें एक वर्ड था ये आमदनी का इश्तराक, ये किस इस्तिलाह में है? कि जी मानूर, उसमें ये कि जैसे हम अगर वर्ल्ड ओवर भी देखें और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में कि यहाँ पे कुछ फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि लोग मिल के रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 2 भाई साथ रहते हैं, 2 बहनें हैं, बाप बेटा है, तो ये आमदनी के इश्तराक से कितने कमाने वाले हैं? जी कमाने वाले, और फिर वो उसमें शमूलियत भी इख्तियार करें। फॉर इंस्टेंस 2 भाई हैं और दोनों कहीं पे जॉब करते हैं और दोनों की इनकम है, अब वो दोनों मिल के अब एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर कोई उनके पास प्लॉट है उसको बनाना चाहते हैं, तो इस सूरत में उनको हम एज ए को बोरोवर या गारंटर के तौर पे लेते हैं और उसमें उसकी इनकम को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि उनकी लोन की लिमिट बेहतर हो जाती है, एंड सेकेंडली HBFC को ये फ़ायदा होता है कि हमें कंफर्ट होता है कि आप 2 कमाने वाले हैं तो अब उनकी जो डेट सर्विसिंग है या जो लोन की सर्विसिंग होगी वो दोनों मिल के करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, फॉर्म थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ रही थी तो मुझे हुआ कि इसमें काफ़ी जैसे आपने ये कहा ना कि जो जिम्मेदारी लेने वाले, उसमें 1, 2, 3 मेरे यहाँ से काफ़ी 3 या 4 बिल्कुल हम HBFC में भी 4 तक हैं, और दूसरा ये है कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि मैक्सिमम 4 लोग जो है ना वो मिलके उसकी शराकतदारी या जॉइंटली ओन कर सकते हैं, तो अप टू 4 हम अलाउ करते हैं। ओके, अप टू 4 जो है अलाउ है, लेकिन 4 भी हो सकते हैं या? जी बिल्कुल, अप टू 4 हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 जी। इस अगर आपको ये कि अगर आपने कहा जिस तरह के 2 लोग अगर लेना चाहते हैं को उसमें लेके, लेकिन अगर ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं उसी लिहाज से होता है फिर सारा प्रोसेस? जी बिल्कुल, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं जी बिल्कुल नहीं, बस ये है कि हम हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली असेस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस लोन की रीपेमेंट भी मंथली बेसिस पे अगले 20 साल तक करेंगे, तो हम हर इंडिविजुअल को सेपरेटली असेस करते हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसकी इनकम सोर्स जो भी आ रही है वो कैसे है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, इस हवाले से जो भी उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो वो हर एक को इंडिविजुअली असेस करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर एक कलेक्टिवली लोन बनाया जाता है जिसकी रीपेमेंट फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को आसान और सस्ते, जिस तरह अभी आपने खुद भी जिक्र किया वज़ीर आज़म साहब के जो उन्होंने घर देने का जो दावा और वादा किया हुआ उसके हवाले से,
घर इस तरह के बनाएं अपार्टमेंट जो आसान एक साथ पे लोगों को जो है मुहैया किए जा सकें। जैसे कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, जैसे अस्करी बने थे, आपको याद होगा, बने बनाए फिर दिए गए, क्योंकि एक ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि भाई ये अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से 15 साल में कंप्लीट होगा, फिर आपको जो है वो दिया जाएगा। क्या इस तरह आसान नहीं होगा लोगों को और आसान ज़िंदगी उनकी बनाई जाए, उनके घर के हसूल उनके लिए? जी बिल्कुल मानूर, बड़ा आपका वैलिड वो सवाल है, और इस हवाले से मैं आपके आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है जी। और ये जो सब्सिडी स्कीम आई है जिसको मेरा पाकिस्तान मेरा घर कहा जाता है, इसके अंदर एक टियर है जिसको T1 कहते हैं, टियर 1, जिसमें 27 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाता है, और ये कर्जा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बनाएगी अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेफ्डा। तो इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है और बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनकी फिजिबिलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं इंशाल्लाह ये लॉन्च होंगे। और उसका मकसद भी यही है कि लोगों को एक सप्लाई साइड में इतनी अवेलेबिलिटी हो कि वो इजीली उसमें से चूज़ कर सकें। तो ये बिल्कुल हो रहा है जी, और गवर्नमेंट इसको बिल्कुल पैट्रोनाइज कर रही है। आपसे मैंने इतने सवाल कर लिए फैसल साहब, अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रही थी, उसमें फ़हीम साहब हैं जो बहुत इस प्रोसेस को आसान और सहल बता रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी वो क्लिप देखें और उन्हें भी अंदाज़ा हो कि जिन्होंने आपसे लोन लिया है वो खुद क्या कहते हैं। चलिए इस क्लिप को देखते हैं, उसके बाद फिर फैसल साहब से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक फ़हीम है। मैं एक प्राइवेट इदारे में एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब करता हूँ। मैंने मेरा पाकिस्तान मेरे घर स्कीम में टायर 3 में लोन के लिए अप्लाई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने घर का मालिक हूँ। आजकल के दौर में एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं। मैंने मेरा पाकिस्तान मेरे घर स्कीम में शराइत बहुत आसान है और प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है। जब भी हम अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मैं शुक्रगुजार हूँ HBFC का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसकी बदौलत आज मैं अपने घर का मालिक हूँ। जी, ये तो थे फ़हीम साहब, उन्होंने बताया कि इसका प्रोसेस निहायत आसान है, और हमें खुद फैसल साहब भी बता रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जब ये प्रोसेस होने जा रहा है और हो भी गया है ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जो लोगों के लिए और ज़िंदगी आसान हो गई है कि अपने घर का हसूल जो है उनके लिए मुमकिन बनाया जा रहा है। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल साहब से मज़ीद बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कोरोना की वबा आई तो उसके बाद क्या सूरत हाल रही HBFC की। जी वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने फ़हीम मलिक साहब की रिपोर्ट देखी। उन्होंने अपनी कहानी बताई किस तरह उन्होंने इसका हसूल को HBFC ने आसान बनाया उनके लिए, और HBFC की इस वक्त कोशिश यही है कि लोगों को घर के हसूल के लिए लोन जो है आसान से आसान तरीके से और सहल तरीके से उन्हें दें, ताकि लोगों का जो ख्वाब है वो उनकी अपनी ही लाइफ में, जो अपने ख़ानदान के लिए वो घर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए पूरा कर सकें। फैसल साहब, बात ये करी थी मैं कि आपसे पूछूंगी ज़रूर, 2 साल से ऊपर कोरोना आया और बहुत से लोग अपने लपेट में लिया, ज़रिए माश लोगों का ख़त्म हुआ, लोगों के लिए मुश्किलात हुई, HBFC के लिए भी यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों को इस प्रोसेस में मसले मसाइल आए, उसके बाद मैं आपसे वो सवाल करूँगी जो मैं पूछना चाहती हूँ। मानूर, बिल्कुल, ये तो दैट वाज ए ग्लोबल फैक्ट। पूरी दुनिया इसका शिकार हुई, और जाहिर है पाकिस्तान बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस हवाले से हुआ। उसकी वजह ये थी कि कारोबार बंद हो गए, बहुत जॉब लॉसेस हुए, क्योंकि ज़ाहिर है जब कारोबार नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से रन नहीं कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आया। बिल्कुल। तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इसका असर हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, और पाकिस्तान में फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इसमें हिट में आया। लेकिन इस हवाले से मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने बड़ा टाइमली एक स्टेप लिया, और टाइमली स्टेप ये था कि जी एक कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया तमाम बोरोवर्स के लिए,
कि जिनके ज़रिया आमदन इस हवाले से किसी तरह से डिस्टर्ब हुई थी, और उसमें मुख्तलिफ तरह के रिलीफ दिए गए थे। तो ये चूँकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था और इसको स्टेट बैंक ने स्टीयर किया था, तो इसमें तमाम कस्टमर्स को एक रिलीफ दिया गया कि वो कुछ अरसे के लिए अपनी इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से कुछ ना कुछ रिलीफ ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। थोड़ा सा जानना चाहूँगी डिटेल, किस तरह का पैकेज था, क्या रिलीफ दिया गया और कितना उनका साथ दिया गया आपके क्लाइंट? जी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये रिलीफ था। उसमें ये था कि जी अगर कोई इंडिविजुअल अपनी इंस्टॉलमेंट को डेफर करवाना चाहता है, फॉर इंस्टेंस अगर हमें पता था, क्योंकि ये डे वन से एंटिसिपेट हो रहा था कि टाइम बाउंड होगा और कुछ अरसे के लिए ये एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, तो ज़ाहिर है उस दौर में लोगों की इनकम ना होने के बराबर या कम हो गई थी, तो उस वक्त उनके लिए ये था कि जी इस ऑब्लिगेशन को वो शायद पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ज़ाहिर है फाइनेंशियल सेक्टर को भी हिट आनी थी, तो उसके अंदर वो रिलीफ क्रिएट किया गया। उनको तकरीबन 12 महीने तक के लिए इस चीज़ की फैसिलिटी दी गई कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट को आगे बढ़ा दें, ताकि ये है कि बजाय इसके कि वो इंस्टॉलमेंट आज देनी पड़े वो 12वें या 13वें महीने के बाद दें। तो इस किस्म की 2-3 और भी स्टेप्स थे जो इसी पैकेज का हिस्सा थे, और इसमें बहुत सारे बोरोवर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ का पीरियड अब कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद अब वो बोरोवर जो हैं, चूँकि उनकी इनकम भी रिस्टोर होगी, पाकिस्तान में माशाल्लाह से इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस पिकअप कर रही है, तो अब उनके लिए भी ये सहूलत हो गई है कि जी अब वो वापस से अपनी वही इंस्टॉलमेंट जो उस पीरियड के लिए रोक दी गई थी या उसमें से कुछ पोर्शन रोक दिया गया था, अब उसको वो दोबारा कंटिन्यू करें। प्रोफेसर साहब, क्या अभी तक वो पैकेज चल रहा है, या जैसे कि अगर मुझे लगा कि मुझे अभी ये रिलीफ नहीं मिल रहा है, मुझे अभी उस तरह से पेमेंट मैं नहीं कर सकती, तो क्या वो पैकेज मैं कंटिन्यू अभी तक रखी हुई हूँ, या बस उसको बस 12 मंथ्स के लिए था, उसे ख़त्म कर दिया गया? मानो वो 12 मंथ्स का था, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है उसका क्रक्स यही था कि जी उस टेस्टिंग टाइम में हम स्टेट बैंक भी चाहता था, गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जी जितने भी सारिफीन हैं उनको सपोर्ट किया जाए, तो चूँकि वो पीरियड ख़त्म हो गया, तो अब वो फैसिलिटीज़ या आपके रीपेमेंट वापस रिस्टोर हो गई हैं। तो अगर आज की तारीख में पूछें तो वो पैकेज अब नहीं है, अब ना आप वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने अवेल किया था अब वो अपनी रीपेमेंट्स को उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना फैसल साहब, जैसे कि अगर मैं जॉब पेशा, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग रोज़गार जो हैं, अगर वो बेरोज़गार हो गए और उनको उस तरह से उनका वो इनकम, अगर दूसरी जॉब मिलती है वो इनकम नहीं है, तो क्या अपनी इंस्टॉलमेंट जो है उसको मज़ीद उसको बढ़वा सकते हैं, या उसमें रहते हुए उन्हें हर हाल में करना पड़े? इस तरह कुछ ये भी चीज़ें हो ही होंगी ना? हाँ, लोन कम किया जा सकता है, जल्दी पे ऑफ किया जा सकता है, इस चीज़ की फैसिलिटीज़ होती हैं, और ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते भी हैं, और HBFC भी इसमें लीड लेता है, ताकि अगर कोई कस्टमर जिसके पास अपने लोन की इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करना है, तो उसके पास एक ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो यकमुश्त कुछ पेमेंट कर दे, या अगर वो चाहे तो पूरे का पूरा लोन भी पे ऑफ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो तो बहुत लकी लोग होते हैं, और फिर लकी फिर HBFC भी उधर हो जाता है कि कोई अपनी फौरन अगर देना चाहे पेमेंट तो वो भी कर सकता है। हम बेसिकली फिर वहीं खत्म हो जाता है, वो तो जाहिर बात है उनका। बिल्कुल, लेकिन ये फैसिलिटेशन ज़रूर होती है, और इसका मकसद भी ये होता है कि जी कस्टमर को जो बेस्ट पॉसिबल हम कन्वीनियंस दे सकें, और अगर उसके पास फंड्स अवेलेबल हो गए हैं और जो पहले नहीं थे जब वो लोन ले रहा था, तो ऑब्वियसली अब अगर उसकी नीड पूरी होगी और वो पे ऑफ करना चाहता है, तो एज़ पर कंपनी पॉलिसी जो भी उसके ऊपर शराइत लागू होती हैं उनको पूरा करे और वो पे ऑफ कर दे, या उसमें से कुछ पेमेंट दे के अपने लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करा ले। सही। फैसल साहब, लास्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, और वो इस तरह के मैं चाहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही आसान तरीके से हमारे तमाम नाज़रीन को बताइए जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा और समझा भी होगा मेरी तरह, लेकिन उनको और समझाने के लिए कितना आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि वो HBFC के पास आएँ और अपने घर के हसूल को जो है मुमकिन बना सकें? जब भी कोई कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो करता है तो उसको हमारी वेबसाइट www.hbfc.com.pk पे विज़िट करना है। उसको एक छोटा सा फॉर्म है जो हार्डली 1.5 से 2 या 2.5 मिनट लेता है, वो फिल करना है। वो फिल करने के बाद वो फॉर्म सबमिट किया जाता है। वो फॉर्म हमारे पास आता है, हम उसको एक्सेस करने के बाद उस कस्टमर से विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर रब्ता करते हैं, और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम कुछ और सवालात पूछते हैं, और जब हमारी टीम इस चीज़ पे सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो इंडिविजुअल ये लोन लेना चाह रहा है उसकी डिटेल्स के हिसाब से उसको ये मिल सकता है, तो हम कस्टमर को ओवर द टेलीफोन ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि जी ये चीज़ पॉसिबल है। अब उसके लिए आपको हमारी ब्रांच में एक दफ़ा आके विज़िट करना है, ताकि आप आके जो बेसिक फॉर्म वगैरह वो फिल करें। वो हमारी ब्रांच में फिर विज़िट करता है अलॉन्ग विद सर्टन डॉक्यूमेंट्स जो उसको ओवर द फ़ोन बता दिए गए होते हैं। सही।
वो फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद वो केस रजिस्टर होता है, उसके साथ कुछ फ़ीस होती हैं, ज़ाहिर है प्रोसेसिंग फ़ी है, या अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यूएशन के चार्जेस होते हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है तो उसके हवाले से लीगल फ़ी होती है। ये सारी चीज़ें कस्टमर को एक चालान बना के दिया जाता है जो वो बैंक में डिपॉजिट करता है, और उसको करने के बाद वो केस हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाता है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस को मैक्सिमम कितना टाइम लगता है कि आपसे लोन जब हासिल करते हैं हमारे हाथ में पैसा आता है? यहाँ पे डिपेंडेंसी थर्ड पार्टीज़ पे वहाँ टाइम लगता है, बट आइडियली अगर मैं आपको कहूँ तो हम विद इन 3 वीक्स टाइम हम लोन का अप्रूवल दे देते हैं। विद इन 3 वीक्स हमारे यहाँ से अप्रूवल हो जाता है। उसके बाद डिसबर्समेंट के लिए आप कस्टमर का होता है, अगर वो सारे प्रीरेक्विजिट पूरे कर ले तो विद इन 3 डेज भी हो जाता है। यानी हमारे ऊपर भी आपके साथ जितना ताउन करेंगे उतनी जल्दी जो है हमारा भी काम होगा। बहुत शुक्रिया फैसल मुराद साहब, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और हमारे मेहमान आज फैसल मुराद साहब थे, इनसे मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की और आपने भी इनकी बातें सुनी और आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कितना आसान और सहल ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप HBFC से जो है लोन लेकर अपने घर का हसूल को मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अभी बात यही कर रही थी कि स्मॉल प्रोजेक्ट होगा या स्मॉल इदारा होगा तो उसमें शायद आसान लगता है हमें और चीज़ें हो जाएं, लेकिन जब एक बड़ा इदारा हो उसके बारे में बात हो रही है तो एक प्रोग्राम में उसे समअप करना मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि आसान था। तो यकीनन फैसल साहब आपको इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको दोबारा से बुलाऊंगी ताकि HBFC के हवाले से और नई जो बातें या नई चीज़ें आ रही हैं और प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं आप हमें उसके बारे में बताएं। और अपने नाज़रीन को कहूँगी कि आपके पास इस वक्त हमारा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा जिसको पे आप देख के जो भी आपके जहन में सवाल आया इस प्रोग्राम के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। और फिर जब फैसल साहब दोबारा मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो इनसे हम जानेंगे और आपके लिए हमारी यही कोशिश होगी कि एक घर के हुसूल को जितना आसान और मुमकिन बना सकें हम आपका साथ देंगे, लेकिन इसमें भी आपने भी हमारा साथ देना होगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।